Good morning, friends. How are you? Today we shall discuss the rest part of the chapter agriculture. In our last video, we studied the chapter up to uh, jute, cotton, tea, and etc. Uh, तो टुडे हम आज हमें क्या पढ़ना है? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। लैंड को रिफॉर्म करने के लिए, लैंड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल तरीके अपनाए गए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कॉम्पेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है ना। सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कॉम्पेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टेक्निकल जो चेंजेस थे वो आए तो ज़रूर, हमारे साइंटिस्ट हमारे डॉक्टर्स ने हमारी हेल्प ज़रूर की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फार्मर्स ने जो पुराने तौर तरीके थे, ठीक है ना, खेती के, फार्मिंग के, वो उन्हीं पे चलते रहे। या तो ये कह सकते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, या ये कह सकते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं थे। ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, most of the farmers, large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture। मतलब अभी भी क्या होता है कि हमारे पास we have so many resources to irrigate the land। ठीक है ना। अभी बहुत सारी सोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत सारा जो फार्मर है, बहुत सारे जो फार्मर हैं इंडिया के अंदर, वो अभी भी मानसून पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं। हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, मतलब लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन बहुत सारे जो फार्मर हैं वो अभी भी नेचुरल फर्टिलिटी पर ही डिपेंड करते हैं। तो फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पॉजेज अ सीरियस चैलेंजेस। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो लैंड है, लैंड तो उतनी रहनी है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक दादाजी थे, उनके पास 50 एकड़ ज़मीन थी, तो उनके पे 4 बेटे हुए, तो उनके पास 13 एकड़ ज़मीन रह गई, और फिर उनके आगे 4 बेटे हुए, तो वो आप देख सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझदार हैं। तो मतलब हो क्या रहा है कि जो लैंड है, लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे चल रहे हैं, हम उस हिसाब से फास्ट नहीं चल पा रहे हैं। मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? कलेक्टिवाइजेशन, मतलब कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने लेके आई, तो वो क्या थे? कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन क्या है कि एक तरह से खेती को छोटे छोटे जो फार्म हाउस थे उनको मिला करके उसके बहुत बड़ा एक प्लॉट बनाना, फार्म हाउस बनाना, उस पर खेती करवाना। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? एबोलिशन ऑफ जमींदारी ईटीसी। एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी का मतलब क्या था कि पहले क्या था, 1965 से पहले लगभग जो लैंड थी वो कुछ ही जमींदार लोगों पे होती थी। जैसे एक गांव था, उस गांव में 2-4 बड़े बड़े जमींदार होते थे, और उन पे पूरी की पूरी लैंड होती थी। फिर उसमें जो काम करने वाले, खेती करने वाले जो लोग थे वो वर्कर्स होते थे, और वो उनको नौकरी मिलती थी। यानी उस पर एक ही जमींदार के पास बहुत सारी हज़ारों एकड़ ज़मीन होती थी। लेकिन इस पर एक लॉ लाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि जिस पे इतनी ज़मीन इतनी ज़्यादा होगी और वो खुद नहीं जोत रहा होगा, उसको खुद उसकी फार्मिंग नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स जो उसकी फार्मिंग कर रहा होगा वो ज़मीन उसी की हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस एक्ट के आने के बाद जमींदारा जो है, जमींदारी ये एबोलिश हुआ, और इसके ख़त्म होने के बाद हर व्यक्ति जिसके पास वो खेती कर रहा है उसके पास ज़मीन हो गई। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब यही होता है कि ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है ना। ज़मीन के टुकड़े टुकड़े होना। पहले बड़े बड़े फार्म हाउस थे, एक बेटा था, लेकिन आज उसके 4 बेटों के फिर आगे 10 पोते हो गए हैं। ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो लैंड है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। कोऑपरेशन। मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है कोऑपरेशन।
कोऑपरेशन में क्या है कि एक दूसरे के टूल्स को यूज़ करना, एक दूसरे की सपोर्ट करना। सपोज कीजिए आज मुझे कोई बुआई करनी है तो अपनी टूल्स को किसी दूसरे को हेल्प के लिए दे देना, ठीक है ना। तो लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। लैंड को रिफॉर्म करना यानी लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, ये हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1970 के आसपास आई थी। तो उसका सबसे मेन मोटिव क्या था, लैंड रिफॉर्म का, कि लैंड रिफॉर्म था कि हमारी जो मिट्टी है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हमें लेना है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। वही है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है इस पे ये पैतृक अधिकार आते हैं। सपोज मेरी ज़मीन है तो मेरे बेटे को जाएगी, मेरे बेटे की ज़मीन मेरे उसके बेटे को जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जो लैंड होल्डिंग्स है वो बढ़ती जा रही हैं, मतलब वो टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं उसके, ठीक है ना। फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अब इसमें वो तो ऊपर जो दी थी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, अब थे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में क्या हुआ, द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और लुकवार्म। लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड, मतलब कानून बनाए तो गए लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, ठीक है ना। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in 1960s and 1970। 1960 और 1970 के आसपास इंडियन गवर्नमेंट कानून भी लेके आई बहुत सारे लैंड रिफॉर्म को करने के लिए, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रिवॉल्यूशन कॉपरेशन फूड वर इनिशिएटेड टू। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया उसके बाद क्या लाया गया, वाइट रिवॉल्यूशन कॉपरेशन ऑन फूड, ठीक है ना, ये लाए गए। ये किसके लिए लाए गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ये था कि उसके बाद ही हमारे इंडिया के अंदर जो फर्टिलाइजर्स थे, जो पेस्टिसाइड्स थे, उनका यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। उससे प्रोडक्टिविटी जो थी हमारी लैंड की वो बढ़ गई, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में क्या था, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज, मतलब क्या किया गया, इंश्योरेंस करने की सुविधा की गई। इंश्योरेंस करने की सुविधा की गई किसमें, अगर सूखा आ जाता है खेत में, बारिश नहीं हुई, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, साइक्लोन आ जाता है, कोई समुद्र के आसपास के जो एरियाज़ हैं यानी तूफान आ जाता है, फायर आग लग जाती है फसल में, फसल बर्बाद हो जाती है, एंड डिसीज़ और कोई महामारी आ जाती है, ठीक है ना। तो उसमें अगर फिर क्या होगा, उसमें जो फसल है किसान की वो तो नष्ट हो जाएगी, वो तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है उसको इंश्योर करती है उसकी फसल को, और उसको एक बहुत जो रकम है पर एकड़ के हिसाब से उसको दिया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद क्या किया गया, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उनको स्थापित किया गया। आप देख भी रहे होंगे कि हमारे गाँव में जो है एक न्याय पंचायत के स्तर पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो किसानों को खाद बीज वगैरह अवेलेबल कराती है, उनको छोटा मोटा लोन भी देती है जिससे वो अपनी फसल की जो है केयर सही तरीके से कर सकें। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम, और किसान क्रेडिट कार्ड यानी जितने भी बैंक हैं वो हमारी लैंड की वैल्यू के हिसाब से हमें क्या देते हैं, हमें लोन देते हैं। वो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका, मुश्किल से 3 या 4% पर एनम होता है। और पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम्स लाई गई, जैसे कि किसी को सांप ने काट लिया किसान को, या खेत में बिजली का करंट लगने से ट्यूबवेल पे उसकी मौत हो जाती है, तो उसके लिए एक एक्सीडेंटल स्कीम रखी गई कि अगर एक्सीडेंट में इस तरह से उसकी डेथ होती है तो उसके परिवार को, उसकी फैमिली को, उसके जो नॉमिनी है उनको एक मोटी रकम उसके बदले मिलेगी। वेदर बुलेटिन्स आर डिस्प्लेड ऑन टेलीविजन एंड रेडियो,
आप देख रहे हैं कि आज हमें बारिश बाद में आती है, पहले ही पता होता है कि कल बारिश आने वाली है, 3 दिन बाद बारिश आने वाली है। तो ये किसका असर है? ये असर है कि हमारा जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है और हमारे पास पल पल की खबर आती है कि कब बारिश आने वाली है। इससे हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए हमें बारिश फसल में पानी देना है कल को, और हमें पता है कि बारिश परसों आने वाली है, तो हम कल नहीं देंगे। हमारा एक तो कॉस्ट बच जाएगी, पैसे बच जाएंगे, और एक क्या होगा कि डबल पानी आने से फसल में कुछ नुकसान हो जाता है। भाई एक बार आपने पानी कल दिया, फिर बारिश हो गई, तो एक क्या हो जाएगा, एक तरह से ओवरडोज ऑफ वाटर हो जाएगी, ओवरडोज ऑफ इरिगेशन हो जाएगी। तो उससे एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है फसल के ऊपर, ठीक है ना। तो इससे जो वेदर बुलेटिन हैं, इससे भी किसानों को बहुत ज़्यादा राहत मिली है। अनाउंसमेंट ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अनाउंसमेंट ऑफ एमएसपी, किसी भी फसल के लिए गवर्नमेंट ने एक एमएसपी रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब क्या होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ये, और कि इससे कम मूल्य पे आपकी जो फसल है वो नहीं बिकेगी। जैसे कि अभी गेहूं की हम बात करें तो लगभग 1975 रुपीज़ का रेट है गेहूं का। 1975 रुपये से कम तो जाना ही नहीं जाना है, उतने में गवर्नमेंट खरीदेगी। अगर कोई खरीदना चाहता है तो उससे ज़्यादा में खरीद सकता है, ठीक है ना। तो एक एमएसपी रखा गया हर फसल के लिए, उसका रेट निर्धारित किया गया कि इससे कम पे की फसल नहीं बिक पाएगी मार्केट के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में या इंटरनेशनल इकोनॉमी में, इंटरनेशनल जो हमारा एक योगदान रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है हर कंट्री का, उसमें क्या है? एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट्स शेयर इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। देखिए जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चर का भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सिर्फ जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे फार्मर ही नहीं जुड़ा हुआ है, बस बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर की वजह से जुड़ी हुई हैं। अगर एग्रीकल्चर से वहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं प्रोड्यूस होगा तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। लाइक एज कॉटन इंडस्ट्री, सॉरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री, ठीक है ना, टी इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर मिल जो लगे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं। और इनमें जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़, वर्कर्स या ऑफिसर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की वजह से ही काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर है इसका एक बहुत बड़ा रोल है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। और 1951 से जीडीपी को डिसाइड किया गया था, फिक्स किया गया था, और तब से हम इस पर ट्रेंड लेते आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं। हमें पता होता है कि हम कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, ठीक है ना। इट इज़ लाइक अ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एफर्ट्स ऑफ मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। खेती को आधुनिक बनाने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए क्या एफर्ट्स हैं? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स। क्या किया गया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स का स्टेब्लिशमेंट किया गया। एक संस्थाएं बनाई गई जो एग्रीकल्चर को कंट्रोल में रखेंगी, क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब उस वो देखेंगे कि कौन सा बीज लेके आना है, कौन सा खाद लेके आना है, किससे लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है। तो वो एक कंट्रोलिंग के लिए क्या बनाया गया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाई गई। वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल्स ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए। पशुओं की देखभाल के लिए डॉक्टर्स रखे गए, हॉस्पिटल बनाए गए, वहाँ पे डॉक्टर्स को रखा जाता था, ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया। आप देख रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ पे स्टूडेंट को बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर वो पढ़ते हैं और खेती के बारे में पूरी उनको नॉलेज दी जाती है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, फल और सब्जी की खेती पे, प्रोडक्शन पे, इस पर ध्यान दिया गया, ठीक है ना। और इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का मीनिंग हुआ कि आप देख रहे हैं कि पहले, आज से 30 साल पहले अगर बात करें तो गांव में आने के लिए शहरों से सड़कें भी कच्ची होती थी, ठीक है ना, प्रॉपर हम चल भी नहीं पाते थे। लेकिन आज की डेट में जो लिंक रोड हैं जितने भी हैं वो सब पक्के बन चुके हैं, तारकोल वाले रोड बन चुके हैं, जिससे ईजीली हम जो हैं जुड़े हुए हैं सिटी से, और हम जल्दी ही अपने सामान को शहर तक पहुंचा सकते हैं। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया गया कहीं ना कहीं, ठीक है, डेवलपमेंट किया गया गाँव का भी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
चैलेंजेस फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। हमारे पास इंटरनेशनल कंपटीशन में चैलेंजेस क्या है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में हम क्यों नहीं टिक पाते, क्या हमारे किसानों के पास कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं या नहीं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि इंडिया का जो फार्मर है वो खेती करना ही नहीं चाहता, वो इसको अपनी रेपुटेशन का जरिया मानने लगा है कि उससे उसकी रेपुटेशन ख़राब होती है, इसलिए वो खेती की तरफ नहीं बढ़ रहा है। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर। अगर किसी के पास 50 बीघा लैंड है तो वो किसान 50 बीघा लैंड में अपने बेटे को नहीं डालना चाह रहा है कि तू जाके बेटा खेती कर। उसको कहता है कि तू जा शहर में जाके 10,000 रुपये की नौकरी कर, इसको अपनी को किराए पे दे दे या ठेके पे दे दे, जैसे भी दे दे। क्यों? क्योंकि ये हमारी रेपुटेशन को ख़राब करता है, ऐसा किसान मानते हैं, ऐसा आज की सोसाइटीज़ मानती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब क्या है? इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में रिडक्शन हुआ, यानी बाहर से जो सामान यहाँ पे इंडिया में आएगा, सपोज कोई बाहर में सामान विदेश में सामान कोई फसल पैदा हो रही है तो उसको इंडिया में माल को भेजने के लिए, इंडिया में उस फसल को भेजने के लिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी पहले वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब वो कम कर दी गई है। इससे जो बाहर से विदेश से जो सामान है वो इजीली इंडिया में आ रहा है और इंडिया के जो किसान हैं उनका सामान सस्ता बिकता है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन आ जाता है फिर। ठीक है ना। तो रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन हो गया है। पब्लिक एग्रीकल्चर के मामले में, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, फार्मिंग में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है, दिलचस्पी कम हो गई है। इस वजह से खेती कहीं ना कहीं नुकसान में जा रही है, कोई इसको करना नहीं चाहता। ठीक है। तो मैं आपको फिर भी बताऊंगा, अगर इफ़ वी आर कनेक्टिंग विद एग्रीकल्चर एंड इफ़ वी हैव एन एग्रीकल्चर लैंड इन आवर विलेज, तो हमें ऐसा नहीं कि उससे हम हटें, उससे दूर भागें, हमें उस पर अपना प्रोडक्शन करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसको खाली पड़ी रहने दें, उसको वेस्ट में चलने दें, क्योंकि उसका जो पॉपुलेशन का बर्डन है उस लैंड के ऊपर वो एवरेज में इंडिया के जो एवरेज बनता है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो वो एक गलत चीज़ होगी कि अगर वो लैंड को हम प्रॉपर तरह से उसमें से प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ये था एग्रीकल्चर चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, काफ़ी लेंदी चैप्टर था और एक बहुत कुछ सीखने को मिला आपको यहाँ से। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।